नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साहब कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है और आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। जी हाँ कंप्यूटर जी, देखो अब कुछ सेटिंग करेंगे ताकि हम आपको थोड़े से और गोरे दिखाई दें, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये हमारे कंप्यूटर जी के हाथ की कला है, ठीक है ना। क्या बात है, ये किसी मेकअप आर्टिस्ट से कम थोड़ी है, ठीक है ना। हो गया कंप्यूटर जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है साहब। हमारे साथ सुषमा जी आ चुके हैं, हमारे साथ ऋतु जी हैं, हमारे साथ सौम्या जी हैं, हमारे साथ संगम जी हैं। संगम जी भी हमारे साथ हैं। साथ के साथ अगर हम बातचीत करें, यश जी भी हमारे साथ हैं, आशा जी भी हमारे साथ हैं और अनुष्का वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुन पा रहे हो मुझे आप? ठीक है ना, सुन पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करें क्लास को, क्लासेस की शुरुआत करें। चलिए सब क्लासेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। क्लासेस की शुरुआत करते हैं तो समानता आपको एक दो सवालों का उत्तर बताना है। ये सवाल मैं हर एक क्लास की शुरुआत में इस वजह से पूछता हूं क्योंकि अगर एक भी विद्यार्थी को मैं आदत लगवा पाया उसके टारगेट लिखकर उसको पढ़ने की, तो समानता वह एक सही रास्ते पर आ जाएगा। एक दो मिनट जरूर आपके इसमें समाप्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई हमें बोलने वाला है कि डेली इस दिन से हमें क्या प्राप्त करना है, उस चीज को देखिए, उस चीज को लिखिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी तैयारी जो शुरू होगी ना, वो समानता इसी तरीके से शुरू होगी कि अगर आज आप पढ़ने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं, एक तो बिना दिखावे के, किसी को बताना ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। समानता, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे ना साहब, तो इसका मतलब ये है कि चीजें फिर नकारात्मक वे में शुरू होने वाली हैं, उससे बचना है, ठीक है ना। चलिए, कि अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो सर हिंदी में हम ये टॉपिक, अगर आज आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में प्रॉफिट लॉस इत्यादि, रेशियो, सीआई, एसआई, जो भी आपको टॉपिक करने हैं उसको देखिएगा। और अगर आज आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में ये टॉपिक इत्यादि। तो 8 से 9 घंटे के टारगेट अगर आपके हैं दिन के, एसआई वालों आपके तो 9 से 10 घंटे के टारगेट होने चाहिए दिन के। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है तो कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में अगर लाइब्रेरी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, घर पर ही लाइब्रेरी जैसा माहौल बना दीजिए, ठीक है ना। माता पिता से कहिए कि माता पिताजी, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, ठीक। अच्छी बात है। हमारे साथ रुचि राजा जी भी हैं, हमारे साथ शिवाजी में, हमारे साथ रुचि जी भी हैं, शिल्पा जी हैं, पवन जी भी हैं, आशीष जी में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस समय युद्ध स्तर। अच्छा आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अभी पीईटी की परीक्षा दी है। दी है क्या पीईटी की परीक्षा? पीईटी की परीक्षा दी है सर जी? ये आपका भी टारगेट है कि डेली इसको स्टूडेंट को बताना है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा भी टारगेट है ताकि किसी ना किसी दिन आप भूल ना जाए, ठीक है ना। पीईटी की परीक्षा दी है कि हमने नहीं दी है? ठीक है ना, दी है तो अच्छी बात है। नहीं दी है तो भी नहीं दी है तब तो थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है ना, तब तो थोड़ी सी गलती कर दी। जैसे देखो हमारे ऋतु जी ने दी है, रवि जी ने दी है। कितना स्कोर आ रहा है जी आपका? ठीक है ना, कितना स्कोर आ रहा है? ठीक ठाक आ रहा है लगभग। कितना स्कोर आ रहा है? हिंदी में कोई दिक्कत हुई? एसआई की तैयारी करने के बाद अगर हिंदी में कोई दिक्कत हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत है। सर आभार सर मेरा नाम लेने के लिए। अरे सुधर जाओ रे, आप तो दिल में है हमारे और आपका नाम नहीं लेंगे हम? अरे कैसी बात कर रहे हैं। सही, मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, वाह। नजर ना लगे जी आपको कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो नहीं सर, नहीं दिए थे, पढ़ाई नहीं किए थे। सर जी मेरी एज कम निकल गई, वाह जी, बेहतर। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। एक टॉपिक है सर हमारा, जिस टॉपिक का नाम है संधि, के बारे में आपकी और हमारी बातचीत चल रही थी। संधि के कुछ टॉपिक रह गए हैं या फिर कंप्लीट संधि के बारे में बातचीत हो गई है? संधि मतलब एक तो पार्ट था इसका सर स्वर संधि, जिस पर खूब हमने बातचीत करी। संधि के साथ साथ एक और पार्ट था इस पर, व्यंजन संधि। आज इसके कुछ क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे और साथ की मेरे नोट्स भी। और विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि, इस पर भी हमने बातचीत करी। इसके भी कुछ नियम हमने देखे थे, ठीक है ना। सर जी हिंदी तो एक भी सर क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्या बात है, ये अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा अच्छा हिंदी हुआ सबसे अच्छी हिंदी हुई, चलो ठीक है साहब। बाकी के सब्जेक्ट भी हमें करने थे क्योंकि केवल हिंदी से ही काम नहीं चलेगा, बाकी के सब्जेक्ट भी हमें देखने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने विसर्ग संधि के बारे में कंप्लीट बातचीत कर ली थी। अगले टॉपिक पर हम बातचीत करें। अगला जो आपका टॉपिक है, जो कि शब्द बढ़ोतरी के, हम 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उन शब्द बढ़ोतरी के टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था उपसर्ग। दूसरा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था सर प्रत्यय, जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होता था। एक टॉपिक था सर जिसका नाम था संधि, और संधि के बाद की जो कहानी थी वो थी
समास नामक भाई साहब की, समास नामक भाई साहब की कहानी थी और समास के बारे में आपको और हमको बातचीत करनी थी, ठीक है ना। ठीक है, किसके बारे में, समास नामक। देखो समास एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के सर्वाधिक करीब है, ठीक है ना, मुझे बहुत प्यार है इस टॉपिक से, पता नहीं क्यों, संधि और समास दोनों से ही। मेरा यकीन मानना, बस शांति रखना और शांति के साथ साथ चीजों को समझना, क्या बोल रहा हूं एक एक शब्द पर गौर गौर करना, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, टॉपिक क्या है, टॉपिक है सर समास। टॉपिक क्या है, समास। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उस टॉपिक का हमें अर्थ समझना चाहिए। ये टॉपिक ना मूल रूप से तो ऐसे बना हुआ है कि सर ये बना है सम, और सम के साथ एक मूल रूप से शब्द जोड़ा गया आस। अच्छा, इसकी संस्कृत की उत्पत्ति ना थोड़ी सी अलग हुई है, ठीक है ना, इसकी संस्कृत की उत्पत्ति थोड़ी सी अलग हुई है, लेकिन ज्यादातर व्याकरण इसको स्वीकृत मानते हैं कि सम के साथ आस को जोड़ने से समास शब्द बनता है। लोग कहते हैं कि सम का अर्थ है पास, क्या है, पास, और आस का अर्थ है बैठाना, कि भाई पास बैठाना समास का अर्थ होता है। पास बैठाने से मेरा तात्पर्य यह है कि मूल रूप से चीजों को एक दूसरे के पास लेकर आना, एक दूसरे के नजदीक लेकर आना, परस्पर जोड़ना। कहने का तात्पर्य कि सर समास नामक एक टॉपिक है जिसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। क्या निकल कर आता है, संक्षेप। संक्षेप कहते हैं सर इकट्ठा कर देने को, किसको कहते हैं, इकट्ठा। जैसे एक शब्द मैंने लिखा, एक शब्द क्या, एक मैंने वाक्य लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूं कि मैंने लिखा कि सर जैसे अभी एक सरल के साथ, जैसे मैंने लिखा राजा का पुत्र, एक बहुत ही सरल सी चीज लिख दी, राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजा का पुत्र। तो सर राजा के पुत्र को हम क्या कहते हैं, राजा के पुत्र को, अब देखो यहां पर तीन पद है, पद क्यों, शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन वह शब्द अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। तो इन तीन पदों को जोड़कर मैं एक पद लिख सकता हूं, राजपुत्र। तो क्या मैंने इनको पास नहीं बिठा दिया, क्या मैंने इनका संक्षिप्तीकरण नहीं कर दिया, बिल्कुल किया। या अगर ये तो तीन पद हैं, हो सकता है ज्यादा पद हो, जैसे मैं लिख दूं चार हैं आनन जिसके वह, यानी चार हैं आनंद जिसके वह। तो क्या सर मैं इसको छोटा करके ये नहीं लिख सकता, क्या मैं ये इसको ऐसे नहीं लिख सकता, चतुरानन, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, चतुरानन। हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हो कि जिसके चार आनन है वह कौन होगा, वह होगा सर चतुरानन। यानी इन सभी पदों को इकट्ठा करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं समास, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं व्यास, मतलब इसको उल्टा तोड़ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यास। कई बार इसकी जगह विग्रह भी शब्द निकल कर आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब जब विलोम शब्दों की बात आए, ध्यान से समझना, समास का विलोम शब्द आपको क्या करना है, समास का विलोम शब्द करना है व्यास, क्या करना है, व्यास। और संधि का विलोम शब्द क्या करना है, संधि का विलोम शब्द आपको करना है विग्रह, क्या करना है, विग्रह। और जब अगर यहां पर व्यास ना हो तब यहां पर भी आप विग्रह शब्द चुन सकते हैं, क्या चुन सकते हैं, विग्रह शब्द चुन सकते हैं। क्या शब्द चुन सकते हैं, विग्रह भी। ऐसा नहीं है कि संधि का ही केवल विलोम शब्द विग्रह होता है, संधि का विच्छेद भी होता है, लेकिन विग्रह भी होता है साहब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहां से कहूं समास, और समास का विलोम क्या होगा, व्यास या फिर विग्रह, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, ठीक, अच्छी बात है। अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं, यानी सर ये हम अब हमें समास का मूल रूप से अर्थ पता चला कि इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। यानी एक तो हमारी भाषा में सामान्यतः भाषा में क्या हो, भाषा में सर एक तो लागत कम लगे, समय कम लगे, कम शब्दों में ज्यादा बात हम बता पाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िएगा साहब, ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब ये जो समास हमें पढ़ना है ना, अभी हम देखो समास की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने लिखा है दही, क्या लिखा है मैंने, दही, मैं डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा।
तो दही में डूबे हुए बड़े को क्या कह सकता हूं मैं? दही बड़ा। क्या कह सकता हूं? दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। तो ये जो प्रक्रिया है, अभी अभी मैं समझ कर आया कि इस प्रक्रिया को समास कहेंगे और इस प्रक्रिया को कहेंगे व्यास, और अगर व्यास नहीं है तो विग्रह इस वाली प्रक्रिया को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विग्रह इस वाली प्रक्रिया को कह सकते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। इन पदों को जोड़कर ये जो पद बनकर आया है, इस पद को कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इस वाले पद को? समस्त पद या सामासिक पद। क्या कहते हैं इसको? समस्त पद या सामासिक पद। ये बात क्लियर कि सर ये जो पद बनकर आएगा इसे हम कहेंगे समस्त पद या सामासिक पद। छोटी सी बात थी क्लियर कि ये पद समस्त पद होगा, सामासिक पद। अब ये जो सामासिक पद है ना साहब, ये 5 प्रकार का हो सकता है, यानी ये 5 आधार पर विभक्त किया जा सकता है। कितने आधार पर? 5। ये सवाल बना है एमपीएसआई में, लेकिन यूपीएसआई भी इसको पूछ। अभी हम समास पढ़ ही नहीं रहे, समास तो अभी शुरू होंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये समझा रहा हूं कि ये जो प्रक्रिया ये समास है और ये जो प्रक्रिया व्यास है और ये जो पद बनकर आएगा, ये 5 प्रकार का पद हो सकता है। क्या हो सकता है? 5। या तो ये पद हो सकता है साहब, या तो ये पद हो सकता है कोई संज्ञा। क्या हो सकता है? या तो ये पद निकल कर आ सकता है कि सर ये कोई संज्ञा है। क्या है? या तो ये पद कोई संख्या निकल कर आ सकता है। हाँ सर, हमने भी मान लिया कि ये कोई शब्द संज्ञा हो सकता है। या सर ये कोई सर्वनाम हो सकता है, या ये शब्द कोई विशेषण या विशेषता बताने वाला हो सकता है, या ये शब्द सर कोई क्रिया भी बन सकता है, या ये शब्द कोई क्रिया विशेषण भी बन सकता है जो क्रिया की विशेषता बताएगा। ये 5 तरीके का ये शब्द हो सकता है साहब। कितने तरीके का? कैसे हटाएं भाई इसको? ठीक है ना? ये क्रिया विशेषण हो सकता है साहब। क्या हो सकता है? ये क्रिया विशेषण हो सकता है। ये 5 आधार पर ये शब्द बन सकता है। ठीक, डन। अच्छी बात है कि सर ये 5 प्रकार का शब्द हुआ। अच्छा, अब देखो समास हमें इस तरीके से पढ़ना है। किस तरीके से? यहां पर समझो, समास। जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण होगा और जो शब्द बनकर आएगा, जो सामासिक पद बनकर आएगा, वह 5 प्रकार का हो सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। ठीक है साहब। इसके बाद की कहानी निकल कर आती है सर समास के भेद पर। किस पर निकल कर आती है सर? समास के भेद पर। और समास के भेद 2 आधारों पर होते हैं। पहला भेद जो निकल कर आता है उसे हम कहते हैं, पहला आधार जो है वो है प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर है? प्रधानता के आधार पर। दूसरा है साहब, या तो वह पूछ सकता है कुल समास बता दो कितने होते हैं, या केवल पूछ सकता है समास ही कितने हो सकते हैं, या वह एक और टर्म्स ऐड करेगा अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद हैं। यानी कि ये 2 आधार है समासों को पढ़ने के। पहला है प्रधानता के आधार पर, दूसरा है कुल समास कितने हैं, समास कितने हैं, या अर्थ के आधार पर कितने हैं। प्रधानता के आधार पर जो समासों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। और कुल समास कितने होते हैं साहब? कुल समासों की संख्या निकल कर आती है 6। 6। पहले इसके बारे में समझो। कौन सी? कि सर एक जो समास है, थोड़ी सी शांति अगर आप रखोगे ना तो बहुत आनंद आएगा आपको क्लास में। समास ये वन डे का टॉपिक नहीं है। आपकी परीक्षा का जो ग्रेड पे है ना वो है 4200, और 4200 ग्रेड पे की जॉब मजाक नहीं होती। शुरुआती पहले ही मंथ की सैलरी होगी अप्रोक्स 75,000। ठीक है ना? अप्रोक्स 75,000। ऊपर से जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो अलग, पावर अलग, बगल में पिस्टन अलग और रॉब अलग। तो इस परीक्षा के लिए ना समानता एक एक शब्द सुनना है, और एक एक शब्द सुनने के साथ साथ हो सकता है कि बीच में डाउट आए, हो सकता है कि बीच में कोई चीज समझ में ना आए, उसको पूछना है कि सर जी ये कैसे होगा, लेकिन सही समय पर। अभी अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो उसको एक व्हाइट पेज पर लिखिए, और जब मैं कहूं कि इससे कोई डाउट है तो तुरंत उसको क्लियर करिए कि हाँ सर मेरा तो यहां से डाउट है, क्लियर करिए। हो सकता है कि जो अभी आपका डाउट है वो आगे समय में हम उसको बताने वाले हों, या 10 मिनट के बाद उसके बारे में आने वाले हों। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या समझना है, जो बता रहे हैं उसको लपेटते चलिए।
ठीक है ना, अच्छी बात है। पूरा ध्यान रखिए किसका, एक मिनट जरा मैं टेबल को कर दूं साइड में ताकि कोई दिक्कत ना आए। हाँ, पूरा ध्यान हमें किसके बारे में रखना है कि बोला क्या जा रहा है और मैं क्या सुन रहा हूं, ठीक है ना। क्या जो मैंने सुना है वही होता है, क्या मेरे दिमाग ने उसका अर्थ वही लिया। शांति के साथ लपेटते रहिए। अब देखो जरा, प्रधानता के आधार पर 4। कई बार परीक्षाएं ऐसे परेशान करती हैं कि बताइए कुल समास कितने हैं, बताइए समासी कितने हैं, या अर्थ के आधार पर समास कितने हैं, तो 6। ठीक, प्रधानता के आधार पर समास आएंगे तो 4। प्रधानता के आधार पर जो 4 भेद है ना साहब, वो देखो इस आयाम पर है। एक ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब सर पूर्व पद क्या है, अभी थोड़ी देर के बाद अभी बातचीत करेंगे। एक ऐसा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, एक ऐसा समास है सर जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक ऐसा समास है जिसके दोनों में से दोनों पद अप्रधान होते हैं। अच्छा, हमें यह तो पता है कि पद का मतलब शब्द होगा, ये तो हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसको हमने ध्वनि का नाम दिया था। इससे बड़ी इकाई बनती है अक्षर, ठीक है ना। इससे बड़ी इकाई बनती है सर शब्द, और शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको पद कहते हैं। कि सर इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं पद, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पद कहते हैं साहब इसका, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अभी सर हमने 2-3 शब्दों को देखा, दही बड़ा। मूल रूप से सर इतने सारे पदों को मैंने छोटा करके दही बड़ा लिखा। जो बना हुआ ये जो शब्द है ना, इसमें 2 पद हैं। कौन कौन से, एक जो समस्त पद है इसमें सर 2 पद होते हैं। एक तो होता है दही, और दही के साथ दूसरा है बड़ा। ये जो पहला वाला पद है इसे कहते हैं प्रथम पद, और इसे कहते हैं द्वितीय पद। जैसे अभी हमने एक और शब्द लिखा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो सर यहां पर ये जो राजपुत्र है ना, इसमें 2 पद हैं। एक है सर राजा का है, और एक है सर पुत्र, 2 पद है। तो ये जो पहला वाला पद है ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। इसे मैंने कहा 4 है आनंद, जिसके उसे कहते हैं चतुरानंद। यहां पर सर एक तो है चतुष जिसका अर्थ 4 होता है, एक है आनंद, आनंद कहते हैं मुख को। ये पहला पद होगा और ये दूसरा पद होगा। मतलब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लगभग सामान्यतः जो हमारा समस्त पद या समासिक पद होता है उसमें 2 पद होते हैं, और जो पहले वाला होता है उसे कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और जो बाद वाला होता है दूसरा वाला, उसे कहते हैं उत्तर पद। यानी इतने सारे शब्दों को संक्षिप्तीकरण करके हम 2 पदों में लेकर आते हैं। ये पहला पद है और ये दूसरा पद। पहला तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ठीक, अब देखो, अगर कोई भी समास जिसका पहला पद प्रधान होगा या मुख्य होगा उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। अभी अव्ययी भाव क्या है, क्या कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा कि पहला पद प्रधान है कि नहीं है, धैर्य रखो। एक है उत्तर पद प्रधान, कि सर अगर मैं यहां पर कहूं ये है सर तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान होते हैं सर द्वंद्व समास में। और सर द्वंद्व समास क्या है, हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, बस चुपचाप से अभी के लिए सुनो कि एक द्वंद्व समास भी होता है। एक है सर दोनों पद अप्रधान, ये होता है बहुव्रीहि समास में। क्योंकि समास ऐसा हो सकता है कि अभी 10 मिनट के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, एक ही साथ समझ में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल। जो पहली बार पढ़ रहा है ना समास, थोड़ा सा धैर्य रखेगा बस, ठीक है ना। कि आप तो ये मानकर चलो कि आप तो समास पहली बार पढ़ रहे हो, हमें नहीं आता साहब कुछ, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर ये है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब ध्यान से समझो एक चीज कि सर अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अब अव्ययी भाव किसे कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन सर कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई पद लिखा है, जैसे मैंने कोई भी पद लिखा, जैसे दही बड़ा पद लिखा, कि मुझे कौन सा पता चलेगा कि इसमें कौन से पद की प्रधानता है। एक शब्द लिखा सर मैंने राजपुत्र, मुझे कौन सा पता चलेगा कि इसमें किस पद की प्रधानता है। एक सवाल लिखा सर मैंने चतुरानन, तो सर मुझे कौन सा पता चलेगा कि इसमें किस पद की प्रधानता है, मैं कैसे बता पाऊंगा। तो उसके लिए ना समानता आपको एक नियम अपनाने का प्रयास करना है, जो कि मैं अपनाने का प्रयास करता हूं। कैसे, मानकर चलिए एक शब्द है सर, एक शब्द क्या है, एक शब्द है सर प्रतिदिन। क्या शब्द है, एक प्रतिदिन, एक पद है प्रतिदिन। अब सर प्रतिदिन में ना 2 पद है,
एक है सर यहां पर प्रति, और प्रति के साथ यहां जोड़ा गया है दिन। क्या जोड़ा गया है? दिन। सर प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है नियमित, रोज, ठीक है ना। और दिन का अर्थ तो सर दिन ही होता है दिन। अब इस प्रतिदिन से मुझे एक बनाना है वाक्य, ध्यान से समझिए, एक वाक्य बनाना है। मैंने बनाया एक वाक्य कि दादाजी 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 प्रतिदिन टहलते हैं। दूसरे प्रोसेस में हमें क्या करना है कि इन दोनों पदों को क्रिया के साथ जोड़ना है। मैंने यहां पर लिखा दादाजी। अब इस प्रतिदिन की जगह पहले तो रखो प्रति। क्या रख दिया सर मैंने? प्रति। और प्रति का मतलब होता है सर रोज टहलते हैं। और अब सर दूसरे पद को जोड़ो। मैंने लिखा दादाजी दिन टहलते हैं। ये हमारा मूल वाक्य था सर। कौन सा मूल वाक्य था? कि सर ये वाला हमारा मूल वाक्य था, और ये सर पहले पद को जोड़ा गया, ये दूसरे पद को जोड़ा गया। इस मूल वाक्य में पहले पद को जोड़ने से या दूसरे पद को जोड़ने से कौन सा ऐसा वाक्य जो इसके सर्वाधिक करीब है? कौन सा ऐसा वाक्य जो कि लगभग ऐसा ही अर्थ धारण कर रहा है, कि जो लगभग इसके सर्वाधिक समीप है? कि दादाजी प्रति यानी रोज टहलते हैं, कि दादाजी दिन टहलते हैं। कि सर जी दादाजी दिन टहलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। दादाजी दिन टहलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे लगभग इससे अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसके सर्वाधिक करीब, कि दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि दादाजी रोज टहलते हैं। यानी इस पहले पद को जोड़ने से लगभग मैं सटीक अर्थ तक पहुंच रहा हूं। तो इस वाले शब्द में पहले पद की प्रधानता है। इस वाले शब्द में पहले पद की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। यानी मैं आपको यह कह रहा हूं कि अभी हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर आप पद की प्रधानता निकालना सीख गए, अगर आप पद की प्रधानता निकालना सीख गए, तो समास के नियम ना पता होते हुए भी आप उत्तर कर सकते हैं कि प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान होता है और मुझे पता है कि इसका पहला पद प्रधान कैसे है। एक और बात कि सर जी अभी बात पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है साहब। एक और शब्द लिखा था सर हमने, राजपुत्र। क्या लिखा था? राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसमें कितने पद हैं? इसमें सर दो पद हैं। एक पद है सर यहां पर राजा, और राजा के साथ सर एक पद है यहां पर पुत्र। अगर मैं इससे एक वाक्य बनाता हूं साहब, क्या बनाता हूं? एक वाक्य। मैंने लिखा कि कल राजपुत्र का तिलक होगा। कल राजपुत्र का तिलक होगा। अब सर मुझे बस वही कार्य करना है कि इन दोनों पदों को जोड़ना है। तो मैंने लिखा कि कल राजा का तिलक होगा। कल राजा का तिलक होगा, ये ए है। और बी में मैंने लिखा कि कल पुत्र का तिलक होगा। तो सर अब मुझे बताइए कि मैं किस पद को जोड़ने से सर्वाधिक इस मूल वाक्य के नजदीक पहुंच रहा हूं। कि कल राजपुत्र का तिलक होगा, तो कल राजा का तिलक होगा कि कल पुत्र का तिलक होगा? किसका तिलक होगा? ध्यान से देखिएगा कि सर मैंने राजपुत्र एक शब्द लिखा, दो पद हैं सर इसमें, ये पहला ये दूसरा, ये मेरा मूल वाक्य है। मैंने दोनों पदों को साथ साथ जोड़कर देखा। तो अब मुझे ये देखना है कि किस पद को जोड़ने से मैं सर्वाधिक नजदीक अर्थ तक पहुंच रहा हूं। कि भाई कल राजपुत्र का तिलक होगा, मतलब जो राजा का बेटा है उसका तिलक होगा कल। तो क्या ये अर्थ सार्थक दे रहा है? क्या ये इसके सर्वाधिक करीब है कि कल राजा का तिलक होना है? क्या सर राजा का थोड़ी ना तिलक होना है। मूल रूप से वाक्य ये था कि राजपुत्र का तिलक होगा। राजा के तिलक से सर मुझे क्या लेना देना? राजा का तिलक थोड़ी ना होगा, तिलक तो सर पुत्र का होगा। तिलक तो पुत्र का होगा कि कल पुत्र का तिलक होगा। ये वाला वाक्य जो है इसके सर्वाधिक नजदीक है। राजा का तिलक थोड़ी है, अर्थ का अनर्थ थोड़ी ना हमें करना है। पुत्र का तिलक होगा, राजपुत्र का तिलक होगा। तो मूल रूप से सर ये वाला जो बी वाला वाक्य ना, ये इसके सर्वाधिक करीब है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका दूसरा पद प्रधान है। क्या कह सकता हूं मैं?
कि सर इसका दूसरा। अभी तक सर मुझे तत्पुरुष समास के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाद का विषय है। लेकिन अगर प्रधानता निकालना सीख जाऊं कि किस पद की प्रधानता है, इसको लोग रटते हैं कि भाई अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा। कुछ नहीं रटना है, समझना है, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने एक और पद लिखूं साहब, क्या लिखूं मैं, एक और पद, और मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा माता पिता, एक पद लिख दिया सर मैंने माता पिता, और एक वाक्य मैं बना रहा हूं साहब, क्या है वाक्य, मैंने लिखा कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। एक वाक्य लिखा कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। दूसरा कि सर अब मुझे ना इन दोनों पदों को जोड़कर इसके साथ वाक्य बनाने हैं। ए कि मैंने कहा माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, और दूसरा मैंने लिख दिया साहब कि मैंने लिखा पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। दो वाक्य लिखे। एक मूल वाक्य यह है कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, और मैंने दोनों पदों को जोड़कर लिखा। अब मैं किस वाले वाक्य से इसके सर्वाधिक नजदीक पहुंच रहा हूं कि क्या केवल माता की ही सेवा करना हमारा परम धर्म है कि पिता की भी सेवा करना हमारा परम धर्म है, किस वाले वाक्य से। तो सर इस तरीके के शब्दों में, इस तरीके के पदों में दोनों पदों की प्रधानता है। मतलब कि सर इससे भी सार्थक अर्थ तक पहुंच रहा हूं और इससे भी, दोनों ही इसी में निहित है। तो कहने का मतलब है कि सर यहां पर दोनों पदों की प्रधानता है, माता की भी और पिता की भी। और अगर मैं ये निकालना सीख गया कि सर यहां पर माता और पिता दोनों पदों की प्रधानता है, अब मैं बता सकता हूं कि सर ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व। अब द्वंद्व समास क्या है वो बाद का विषय है, वो तो सीखेंगे और अच्छे से, लेकिन पहले प्रधानता। मैंने कहा दोनों पद अप्रधान। एक और समास देखो भाई, एक पद मैंने कुछ ऐसे लिखा, कैसे लिखा साहब, मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैंने जैसे एक शब्द लिख दिया दशानन, क्या लिख दिया मैंने, दशानन। इसमें दो पद है, एक पद है सर दस और एक पद है आनन, और आनन का मतलब होता है मुख। आनन का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं, आनन मुख को कहते हैं कि जिसके 10 मुख हो। अच्छा, तो अगर मैंने ऐसे लिखा कि दशानन ने माता सीता का हरण किया। क्या किया है भाई, दशानन ने माता सीता का हरण किया। और इसकी जगह अगर मैं दोनों पदों को जोड़ूं कि भाई क्या दस ने माता सीता का हरण किया है, क्या 10 ने माता सीता का हरण किया है क्या। या मैं इसको दूसरे पद के साथ जोड़ूं, ये ए है और मैंने दूसरे पद के साथ जोड़ा कि आनन, क्या लिखा मैंने, आनन। आनन कहते हैं सर मुख को। क्या वास्तविक रूप से मुख ने माता सीता का हरण किया। किसने हरण किया, कि देखो ये हमारा मूल वाक्य था कि दशानन ने माता सीता का हरण किया, 10 ने माता सीता का हरण किया। सर दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। क्या मुख ने माता सीता का हरण किया, नहीं। कि सर इसका मूल भाव ये है कि रावण ने माता सीता का हरण किया। किसने किया, रावण ने। तो ना तो पहले पद को जोड़कर ना ही दूसरे पद को जोड़कर हमें समानता, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा, नजदीक ही नहीं पहुंच रहे। तो मैं कह सकता हूं ना तो पहले पद की प्रधानता ना दूसरे पद की प्रधानता। तो सर ना ही पहले पद की प्रधानता और ना ही दूसरे पद की प्रधानता, इस स्थिति को मैं कहता हूं क्या, कि सर यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, दशानन। मतलब बहुव्रीहि अभी पढ़ा नहीं है हमने कि क्या होता है, लेकिन अगर मैं पद की प्रधानता निकालने के लिए कहूं, यूपीएसआई ने एक बार फंसा लिया है, शब्द था सड़ानन। क्या शब्द था, सड़ानन। समास नहीं पूछा था, पूछा किस पद की प्रधानता है। और ऐसे सवाल आते हैं। मानकर चलिए कि लोगों को तो पता था कि भाई सड़ानन मतलब कार्तिक जी को कहते हैं, तो लोग बताकर चले आए यहां पर बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास में उनको याद था, रटा हुआ था
कि बहुब्री समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो वो तब उत्तर करके चले आए थे, लेकिन क्या पता कि कई बार ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ उन्हें नहीं पता, या क्या पता कि ऐसा शब्द हो जिसका वो चयन ही नहीं कर पाए कि ये वाला शब्द किसके अंतर्गत आएगा। लोग ऐसे रटते हैं कि अव्ययीभाव समास पूर्व पद की प्रधानता होती है। क्यों होती है उन्हें नहीं पता। कब कहते हैं कि पूर्व पद की प्रधानता है, कुछ नहीं पता उन्हें, वो रटते हैं बस। केवल कोई भी शब्द है उन्होंने चयन किया कि इसमें अव्ययीभाव है, तब वो कहते हैं कि इसमें पहले पद की प्रधानता है। ऐसे नहीं, वाक्य में चयन करो, तोड़ो, तोड़ने के साथ अलग अलग के साथ उसको प्रयोग करो, देखो किससे सर्वाधिक नजदीक अर्थ आ रहा है। अगर ये हम चयन कर ले गए ना, तो समास के नियम ना पता होते हुए भी हम उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, ईमानदारी से बोलना, अगर यहां से कोई भी किसी भी विद्यार्थी को डाउट है, आप स्वतंत्र हैं हर एक सवाल पूछने के लिए। अभी के लिए यहां से की प्रधानता, यहां से फिर थोड़ी सी एडवांस चीजें शुरू होंगी। क्या शुरू होंगी? थोड़ी सी एडवांस चीजें शुरू होंगी। अभी से अगर कोई किसी का डाउट है कि सर जी मुझे फलानी चीज समझ में नहीं आई, अच्छा हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई। बड़ी ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया, इससे सरल तरीका शायद नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? सही, थोड़ा ही या पूरा रखना है? थोड़ा ही रखना है या पूरा, मतलब क्या कह रहे हो गर्वित जी? समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा रखना है कि पूरा रखना है साहब, क्या रखवा रहे हो आप, ठीक है ना। सर जी क्या होगा सडानन? सडानन में देखो, जिसके 6 आनन हो, यानी जिसके 6 मुख हो, यहां पर दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी, बहुब्री समास होगा। एक साहब क्लियर? हाथ खड़ा करो। ये सब पद की प्रधानता लगभग निकालना हम सीख गए। प्रतिदिन वाला फिर से, अच्छा देखो भाई, प्रतिदिन वाला एक बार फिर से देखो कि सर एक एग्जाम्पल किया था साहब हमने प्रतिदिन वाला, ये वाला प्रतिदिन, कि सर प्रति का अर्थ होता है रोज या नियमित, लगातार, ठीक है ना, और दिन का अर्थ तो दिन ही होता है। मैंने प्रतिदिन से एक वाक्य बना दिया कि दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं। अब मैंने दोनों पदों को जोड़कर देखा कि दादाजी प्रति यानी रोज टहलते हैं, या दादाजी दिन टहलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि दोनों में से किसको जोड़ने पर लगभग इसके बराबर में पहुंच रहा हूं, कि दादाजी रोज टहलते हैं कि दादाजी दिन टहलते हैं। तो दिन टहलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मूल अर्थ लगभग इसके बराबर है कि दादाजी रोज टहलते हैं, मतलब नियमित रूप से टहलते हैं। इस वाले को जोड़ने से लगभग सार्थक अर्थ तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो इसमें किस पद की प्रधानता है? पहले पद की, और पहले पद की प्रधानता है, बस हो गया काम, यही तो करना है, ठीक है ना, यही करना है बस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, कुछ अच्छी चीजें हैं जिनसे हो सकता है कि कभी आपको परीक्षक फंसा दे, हो सकता है परीक्षक फंसा दे। जो सामासिक पद होता है ना, वो होता तो 5 प्रकार के शब्दों से ही है, या तो संज्ञा बनेगा, सर्वनाम बनेगा, विशेषण बनेगा, क्रिया बनेगा, या फिर क्रिया विशेषण बनेगा। 5 प्रकार का शब्द होगा, लेकिन वह 5 प्रकार का शब्द 3 विशेषता अपने अंदर समाये रखता है। ध्यान से समझिए, थोड़ी सी एडवांस बात है। सर जी द्वंद्व समास फिर से बता दीजिए। देखो भाई द्वंद्व समास, देखो भाई फिर से देखो, द्वंद्व समास के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, द्वंद्व में क्या है कि मैंने एक पद लिखा माता पिता। क्या लिखा मैंने? माता पिता। मैंने कहा कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, एक वाक्य लिखा। क्या लिखा? माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। इससे मैंने एक वाक्य बना दिया। इसमें 2 पद हैं, एक पद है माता, एक पद है पिता। पहले मैंने माता को जोड़ा कि माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, फिर मैंने पिता को जोड़ा कि पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। दोनों पदों को जोड़ा, और दोनों पदों को जोड़ने से अब मुझे पता चलता है कि भाई इसका अर्थ लगभग किसके समीप है, कि क्या केवल माता की ही सेवा करना परम धर्म है? माता की भी सेवा करना सर परम धर्म है, यानी सर पहले पद की प्रधानता है। और फिर है सर क्या केवल पिता की ही सेवा करना परम धर्म है? नहीं, पिता की भी सेवा करना परम धर्म है। तो इसका अर्थ दोनों से ही जोड़ने से आएगा, माता की भी सेवा करनी है और पिता की भी, दोनों की करनी है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि यहां पर दोनों पदों की प्रधानता है। किस पद की प्रधानता है? दोनों पदों की प्रधानता है। अब किसी को समझ में नहीं आया है, एक बार वीडियो को फिर से देखने का प्रयास करना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, ठीक है ना, बेसिक सी बात थी, और बेसिक सी बात में इतना कंफ्यूजन, उधर जाओ रे, ठीक है ना, बेसिक सी बात में इतना कंफ्यूजन। अब देखो पूरा ध्यान समानता बोर्ड पर, ठीक है ना। अब यहां से अच्छी चीजें शुरू हो रही हैं कि सर अभी अभी हम पद की प्रधानता निकालना सीख कर आए हैं,
और हमने ये चीज समझी कि सर जो सामासिक पद होता है, क्या होता है सामासिक पद, मतलब वह पद जिसे हम समस्त्र पद कहते हैं। यानी जैसे एक शब्द लिख दिया राजपुत्र या दही बड़ा, ये बना हुआ शब्द है सर, उनको जोड़कर दही बड़ा या प्रतिदिन इत्यादि इत्यादि। ये सामासिक शब्द 5 तरीके का हो सकता है। कैसे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। लेकिन इस 5 तरीके के शब्द में विशेषता होती है सर 3। कितनी विशेषता होती हैं? 3 विशेषता होती हैं। पहली विशेषता कि मानकर चलिए कि अगर एक पद मैंने ऐसे कहा, एक पद मैंने ऐसे कहा कि गृह युद्ध। क्या कहा मैंने? गृह युद्ध। ध्यान से समझो, एक पद मैंने ऐसे कहा गृह युद्ध, तो ये जो गृह युद्ध है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, गृह युद्ध मतलब घर का युद्ध, तो इसका पद का अर्थ जो वास्तविक है वो बनेगा हर घर का युद्ध। भाई गृह युद्ध, गृह का अर्थ है घर, युद्ध का अर्थ युद्ध है, तो हर घर के युद्ध को क्या हम गृह युद्ध कहते हैं? बिल्कुल नहीं। इस हर घर के युद्ध को, हर घर के युद्ध को हम गृह युद्ध नहीं कहते। तो गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं कि किसी एक देश विशेष में जो आंतरिक अशांति होती है ना, उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब कि समास में कि जैसे प्रत्येक घर का युद्ध गृह युद्ध नहीं होता, अपितु केवल देश रूपी घर के भीतर आपसी युद्ध ही गृह युद्ध कहलाता है। इस गृह युद्ध में देखो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे घर हैं, उन हर घर का युद्ध इसमें निहित है, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं है जो कि दिख रहा है। इसका अर्थ केवल एक देश रूपी घर में होने वाला युद्ध है, उसे कहते हैं गृह युद्ध। इसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्थ संकोच। क्या कहते हैं? अर्थ संकोच। क्या कहते हैं? अर्थ, यानी समास में अर्थ संकोच होता है। मतलब इसका अर्थ बहुत वाइड था कि हर घर का युद्ध, लेकिन हर घर के युद्ध को गृह युद्ध नहीं कहते, देश रूपी घर के युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। तो यहां पर इसका अर्थ संकुचित हो गया, सिमट गया। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अर्थ संकोच। ये बात क्लियर हुई? सोनू तेरी शादी में नेपाल से करा दूंगा। अच्छा, सोनू तेरी शादी में नेपाल से करा दूंगा, ये कमेंट है ज्ञान प्रकाश का। विवेक जी कह रहे हैं अरे शांत हो जाओ सर, क्या बात है? जब आपका ही मन नहीं है तो फिर मैं ही क्यों मेहनत करूं? ठीक है ना, ये सब चीज कोई पढ़ाता नहीं है। लो मैं भी बैठ गया, ये लो भाई, ये रही मेरी चेयर। अब समझो, छोड़ो फिर इस चीज को, ठीक है ना, समझनी नहीं है तो छोड़ो। 2.5 अंक मेरे थोड़ी ना कम होंगे, या फिर मुझे वापस से थोड़ी ना SI की जॉब चाहिए, जॉब तो आपको चाहिए। छोड़ो इस टॉपिक को, आगे आ जाओ। अब वैसे पढ़ते हैं जैसे आप चाहते हैं कि सर समास पढ़ाना। देखो समझो, अब बात को समझो, ठीक है ना, कि सर समास पढ़ने हमें 6 प्रकार से, समास पढ़ने 6 प्रकार से। एक समास है जिसका नाम है अव्ययीभाव समास, यहां पर पढ़ो। क्या समास है? अव्ययीभाव समास। एक समास है सर जिसका नाम है तत्पुरुष समास, ठीक। एक समास है सर जिसका नाम है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एक समास है सब जिसका नाम है द्वंद्व समास, एक समास है द्वंद्व समास। और एक समास है सर जिसका नाम है द्विगु समास। कौन सा समास है? 4 के बाद सर एक ये है 5, द्विगु समास। और द्विगु समास के बाद एक कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ये कुल मिलाकर 6 समास है। कितने हैं? 6। अब ये जो 6 समास है ना, इन 6 पर ही लगभग सभी सवाल टिके हुए होते हैं, ठीक है ना। इन 6 समासों पर ही लगभग सभी सवाल टिके हुए होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययीभाव को। किसे पढ़ते हैं सबसे पहले? अव्ययीभाव को। अरे सर छोड़ो ना, सुधर जाओ ना तुम, तुम्हारी परीक्षा मजाक नहीं है। 4200 ग्रेड पे का मतलब मजाक नहीं होता। UPSI का एक और बैच है, और उस बैच से समानता, उस बैच के विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी हैं भाई, मैच्योर हैं। एक बैच है ब्रह्मास्त्र बैच करके, ठीक है ना, उस बैच के विद्यार्थी वास्तविक रूप से मैच्योर हैं।
मैच्योर से मेरा तात्पर्य यह है कि उन्हें पता है कि उनकी परीक्षा की क्या अहमियत है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चीज प्राप्त करनी है, उन्हें पता है जब तक हंसी मजाक वाला माहौल है आप खूब करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन देवी देवताओं मेरी बात को यकीन मानिए, अब आपकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, सीरियस आपको होना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जो सीरियस नहीं है ना, समझो गया, वो कंपटीशन की रेस में ही नहीं है, ठीक है ना। सीरियस से मेरा मतलब ये है कि शुरू जिस समय कुछ चीज बताई जा रही होती है उस समय चुपचाप से केवल वो चीज समझनी होती है। क्या पता यहां से एक सवाल आ जाए, और बने हैं सवाल। आपको कोई भी एक भी ऐसी चीज बताने का प्रयास नहीं है जिससे आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपकी परीक्षा से संबंध नहीं है। हर चीज केवल वो है जिसका संबंध आपके पाठ्यक्रम से है, ठीक है ना। इस क्लास में थोड़ी बहुत सहूलियत आपको दी गई है कि कोई ब्लॉक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी, एक बैच है, आप ही का ही बैच है ब्रह्मास्त्र करके, यूपीएसआई ब्रह्मास्त्र बैच अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। उस बैच के विद्यार्थी, अब देखो सुनो, किसी और दूसरे बैच की तारीफ मैं इसमें कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उस बैच के विद्यार्थी कितने सीरियस हैं, इस बात का अनुमान लगाकर आप देखो किस तरीके से वो पढ़ते हैं, किस तरीके। क्योंकि हमें ना समानता सवाल देखकर विद्यार्थी का अंदाजा चलता है कि विद्यार्थी कितना मैच्योर है। डाउट किसी को भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस समय बात बताई जा रही होती है उस समय केवल उसको पढ़ना होता है, ठीक है ना। उस समय किसको, अब बताओ, मैं अगर आपके बैच की तारीफ किसी दूसरे बैच में कर सकता हूं क्या? कभी नहीं, क्योंकि आपने वो माहौल ही बनाने नहीं दिया मुझे, ठीक है ना। आपने वो माहौल ही नहीं बनाने दिया। कर सकता हूं क्या? कभी नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर उस बैच की तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, जरूर उन विद्यार्थियों में कुछ खास बात है। ये अपना दायित्व है कि अगर बैच में कोई इधर उधर के कमेंट कर रहा है तो उसको हम खुद रोक देंगे कि नहीं भाई, अभी पढ़ने का समय है, अगर आपका भी पढ़ने का मूड नहीं है आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, हमें पढ़ने दीजिए, ठीक है ना, हमें पढ़ने दो। कोई अगर एक भी विद्यार्थी पढ़ाई वाले समय पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने का या फिर किसी को उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करता है तो बाकी के विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है कि उसे रोकें, ठीक है ना। उसे रोकें, उससे बोलें कि भैया रे, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, हमारा तो है साहब, हमारी तो जिंदगी दाव पर लगी हुई है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये तैयारी नामक ना एक फील्ड जो है, जरा सा रास्ता भटका तो दलदल है। पीछे मुड़कर अगर जरा सा भी अगर आप देखने का प्रयास करोगे ना तैयारी वाले फील्ड में, 3-4 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जिंदगी के 3-4 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये उतना लंबा सफर नहीं है। एक बार विद्यार्थी तैयारी वाले फील्ड में घुसता तो है, घुसने के साथ जरा सा भी अगर उसका रास्ता गलत हुआ ना, तो लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, केवल जरा सी गलत स्थिति से, ठीक है ना। चुपचाप से जितना बताया जा रहा है, अगर उसमें से कोई डाउट है, बेशक स्वतंत्र तरीके से पूछो आप। जब आपसे कहा जाए कि अब इसमें से कोई डाउट है, एक बार नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उस चीज को 50-60 बार बताऊंगा, लेकिन समझना है ध्यान से, ठीक है ना, समझना है ध्यान से। मेरा यकीन मानिएगा, समास लोग शुरू करते हैं यहां से कि भाई पढ़ो अव्ययीभाव समास, ठीक है ना, पढ़ो। या फिर अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रदान होता है, उन्हें पता भी नहीं कि पहला पद क्यों प्रदान होता है, पहला पद प्रदान होता है, लोग रटते हैं। या उन्हें नहीं पता कि अर्थ संकोच क्या है, उन्हें नहीं पता अर्थ विस्तार क्या है, उन्हें नहीं पता कि अर्थादेश क्या है। सवाल बनते हैं यहां से, फिर बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए हैं, कुछ नहीं आया, बस पढ़कर नहीं गए हैं। मेरा यकीन मानना, मैं आपको लगभग 5400 ग्रेड पे तक की तैयारी करा दूंगा, लेकिन बशर्ते फिर ना 4200 ग्रेड पे फिर खेल लगने का प्रयास होता है। अगर आप 5400 ग्रेड पे के आसपास की तैयारी करते हैं तो फिर 4200 ग्रेड पे खेल होता है, ठीक है ना। बशर्ते शांति के साथ लपेटते रहिए, ठीक है ना, अच्छी बात है। आपके साथ आपकी परीक्षा ना मजाक नहीं है, ठीक है। और इस मजाक में अगर आप 2 स्टार को मजाक में ले रहे हो तो समांत थोड़े से अभी मेच्योर नहीं हो, और अगर मेच्योर नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आपके चक्कर में बाकी के विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे साहब, ठीक है ना। भले ही हमें उन विद्यार्थियों का बैच ट्रांसफर कराना पड़े, ठीक है ना, लेकिन हम होने नहीं देंगे।
अच्छी बात है। अब देखो जरा, एक सवाल है गृह युद्ध। क्या सवाल है? गृह युद्ध। और गृह युद्ध से मेरा तात्पर्य क्या है? गृह युद्ध से मेरा तात्पर्य यह है कि गृह युद्ध हर एक घर के युद्ध को नहीं कहते। गृह युद्ध कहते हैं केवल जो देश के अंदर अशांति होती है ना, उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो गृह युद्ध हर एक घर का युद्ध नहीं है, यानी इस शब्द का विस्तार बहुत था, हर एक घर का युद्ध, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं केवल देश रूपी गृह युद्ध को, गृह देश रूप में, देश में ही अशांति को ही गृह युद्ध बोल देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्थ संकोच, कि भाई इसका अर्थ वास्तविक रूप से तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब केवल एक देश रूप में ही, केवल एक देश के संदर्भ में ही गृह युद्ध शब्द काम आएगा। अर्थ सिकुड़ गया, अर्थ संकोच कहते हैं इस चीज को। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थ संकोच। क्या कहते हैं? अर्थ संकोच। एक और सवाल देखो, अगर मैंने कहा कि एक और प्रक्रिया होती है सर, कि जैसे मानकर चलिए एक शब्द लिखा मैंने, एक तारा। क्या शब्द है? एक तारा। तो एक तारा का मतलब केवल एक तार वाला है क्या? कि भाई पूरे ब्रह्मांड में एक तार वाली चीजें बहुत सारी होंगी, बहुत सारी मतलब बहुत चीजें होंगी एक तार वाली, कि सर यहां पर बहुत सारी वायरिंग होके रखी है जिसमें एक तार है, तो क्या ये भी एक तारा होगा? बिल्कुल नहीं। एक तारा सर वो नहीं होता जिसमें एक तार होता है। एक तारा केवल एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र को कहते हैं। तो एक तारा का अर्थ बहुत बड़ा था, अब इसका अर्थ केवल सीमित है। इस प्रक्रिया को अर्थ संकोच कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अर्थ संकोच। और ये विशेषता है समासिक पद की, कि उसमें अर्थ संकोच होता है। क्या होता है उसमें? अर्थ संकोच, यानी अर्थ सिमटता है समासिक पद में, अर्थ सिमटता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं आगे चलूं और मैंने कहा कि सर समास में अर्थ विस्तार भी होता है। क्या होता है? अर्थ का विस्तार। जैसे एक शब्द लिखा है सर मैंने, तन मन धन। क्या लिखा है? तन मन धन। तन मन धन से मेरा मतलब क्या है? तन मन धन से सर मेरा मतलब है कि मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरा मन भी और मेरा धन भी, अर्थात संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण, मैं संपूर्ण समर्पित हूं आपके लिए, तन मन धन से आपके लिए हूं। तो जैसे तन मन धन का अर्थ केवल तन मन धन नहीं है, तन मन धन का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। इस स्थिति को कहते हैं अर्थ का विस्तार। ध्यान रखिए, समासिक पदों में एक तो होता है ऐसा अर्थ संकोच, कि एक तारा का मतलब केवल एक तार वाली कोई भी वस्तु नहीं, एक तारा का मतलब केवल और केवल एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। इस प्रक्रिया को अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे कि सर गृह युद्ध का हर एक घर का युद्ध अर्थ नहीं, केवल एक देश के युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं, केवल इस देश के अंदर होने वाले युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, हर एक घर के युद्ध को गृह युद्ध नहीं कहते। तो इसे कहते हैं अर्थ का संकोच। अच्छा, इस स्थिति को कहते हैं तन मन धन में केवल तन मन धन नहीं है, मेरा संपूर्ण समर्पण है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अर्थ विस्तार। जैसे जलवायु, जलवायु का अर्थ केवल जल और वायु से नहीं है, जलवायु का अर्थ संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश से है। जलवायु का अर्थ क्या केवल जल और वायु होगा? बिल्कुल नहीं, जल और वायु भी होंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश। क्या अर्थ है? जितना भी संपूर्ण ऋतु इत्यादि इत्यादि हैं, संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश ही जलवायु के अंतर्गत आता है। इसे कहते हैं अर्थ विस्तार। क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार। एक और स्थिति होती है जिसे कहते हैं अर्थादेश। इसको ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर आओ कि सर ये जो अर्थ विस्तार था ना, इस अर्थ विस्तार के ये जो शब्द है ना, तन मन धन, ये इसी में निहित है, ये इसी में निहित है। यानी संपूर्ण समर्पण में तन भी है, मन भी है और धन भी है, और बाकी के सब समर्पण है। जलवायु में इसका अर्थ है संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश, जिसमें जल भी है, जिसमें वायु भी है, ये दोनों इसी में सम्मिलित हैं। लेकिन अर्थादेश में क्या होगा? अर्थादेश, कहीं कहीं अर्थादेश भी मिलता है। जैसे मैंने कहा जलपान, एक शब्द लिखा जलपान, तो जलपान से मेरा मतलब क्या है? जलपान से मेरा मतलब केवल जल का पान करना नहीं है, जल का पान नहीं। इसका अर्थ यह है कि जल का पान नहीं, अपितु अन्य खाद्य पदार्थ सामग्रियों से है, अन्य खाद्य पदार्थ सामग्रियों से। कि भाई जल का पान करना, जल के पान को नहीं कहते,
जल के पीने को जलपान नहीं कहते। जलपान का अर्थ है कि जितना भी घर में सामग्री बनी हुई है, जितना भी पेय पदार्थ है, वो सब कुछ आपने पाया कि नहीं पाया। जैसे मैंने एक शब्द कहा दालचीनी। दालचीनी में ना तो दाल का महत्व है ना ही चीनी का। ये तो एक प्रकार का मसाला है, ना तो उसमें दाल है ना उसमें चीनी है। ये है सर दालचीनी। ना तो उसमें दाल है ना चीनी, ये एक अलग प्रकार का मसाला है। मतलब इसे कहते हैं अर्थादेश, जहां पर सर इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर कोई तीसरा, कोई तो अलग ही अर्थ वाला कोई पदार्थ होता है। लेकिन अर्थ विस्तार में क्या होगा? अर्थ विस्तार में ये होगा कि सर तन मन धन, तन भी इसी में है, मन भी है और धन भी, संपूर्ण समर्पण में। जलवायु संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश को कहते हैं जिसमें जल भी है, जिसमें वायु। लेकिन अर्थादेश में क्या होगा? अर्थादेश में अगर मैंने जलपान कहा है तो जल के पान को जलपान नहीं कहते, संपूर्ण खाद्य सेवन को जलपान कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा दालचीनी। दालचीनी में ना तो दाल है और ना ही चीनी, अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? अलग। जैसे ही ना तो सर यहां पर मूंग होगी ना ही फली, कोई अलग अर्थ आएगा। मूंगफली एक अलग ही पदार्थ को कहते हैं जिसमें ना तो मूंग की दाल है ना ही फली है। ठीक है ना? अलग ही अर्थ है। अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम खड़े खड़े करा दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अधिकारी के पास खड़े खड़े रहकर ही काम कराएगा। नहीं, इसका अर्थ यह है कि वह आपका काम जल्दी से जल्दी करा देगा। तो उस जल्दी से जल्दी में खड़े रहने से कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे दालचीनी वाले इस पदार्थ में ना तो दाल से तात्पर्य है ना ही चीनी से। किसी ने कहा कि सोते जागते उसी के ख्यालों में तुम खोए हुए रहते हो। सोते जागते, इसका मतलब यह है कि केवल सोते और जागते समय नहीं, हर क्षण तुम उसी के ख्यालों में हो। ना तो सोते से इसका अर्थ आएगा ना ही जागते से। इस स्थिति को कहते हैं अर्थादेश। मैं इसको एक बार कंपाइल करने का प्रयास करता हूं। देखो ध्यान से समझो कि सर समासिक जो पद है, देखो ध्यान से समझना है ना, समासिक, और पूरा ध्यान यहां पर रखना बोर्ड पर। जो सामासिक पद होता है उसके अंतर्गत सर हमें क्या समझने का प्रयास करना है कि ये जो सामासिक पद है इसके अंतर्गत सर तीन विशेषताएं होती हैं इसकी। एक होती है सर जिसे हम कहते हैं अर्थ संकोच। अर्थ संकोच। एक हम कहते हैं सर जिसका नाम है अर्थ विस्तार। ध्यान से समझिए, अर्थ विस्तार। और एक है सर जिसका नाम है अर्थादेश। अर्थात तीन विशेषता होती हैं किसी भी सामासिक पद की। अर्थ संकोच से मेरा मतलब केवल छोटा सा है कि जहां पर उस पद का देखने पर तो अर्थ लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन मूल रूप से वह कोई छोटा सा अर्थ होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा गृह युद्ध। क्या लिखा? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध का मतलब कि हर एक घर का युद्ध नहीं, केवल देश के एक हिस्से में अगर कोई विद्रोह होता है तो उसे गृह युद्ध बोल देते हैं, हर एक घर के युद्ध को नहीं कहते। तो इसका अर्थ छोटा सा निकल कर आया, इसे कहते हैं अर्थ का संकोच हो जाना। मैंने यहां पर कहा जलवायु, तो जलवायु में केवल जलवायु ही नहीं, संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश को कहते हैं। संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जलवायु। जिसमें जल भी सम्मिलित है, जिसमें वायु भी है। जिसमें जल भी आता है, जिसमें वायु भी आती है। तन मन धन, संपूर्ण समर्पण को कहते हैं जिसमें तन भी आता है, मन भी आता है, धन भी आता है। ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा अर्थादेश। अर्थादेश में हमें एक बात समझनी है सर। क्या समझनी है अर्थादेश के अंतर्गत? एक बात कि सर इसके अंतर्गत आने वाले शब्द जो होते हैं ना, इसके अंतर्गत उनमें उन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम खड़े खड़े करा दूंगा, तो खड़े खड़े करा दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अधिकारी के पास खड़े ही खड़े वह कार्य करा रहा है। इसका मतलब ये है कि सर वह जल्दी उसका कार्य करा देगा, जल्दी से जल्दी। इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से जल्दी वह इसका कार्य करा देगा। तो इस जल्दी से जल्दी में इस खड़े रहने का कोई अर्थ ही नहीं आया, कोई अर्थ ही नहीं आया। जैसे मैंने कहा दालचीनी। क्या कहा मैंने? दालचीनी। और दालचीनी से मेरा मतलब एक मसाले से है, एक मसाला से है, एक मसाला है सर दालचीनी, जिसमें ना तो दाल शब्द का कोई लेना देना और ना ही चीनी शब्द का कोई लेना देना। एक विशेष प्रकार का मसाला है। इस प्रकार के समासिक पदों में तीन विशेषताएं होती हैं: अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश। MPSI 2017 उसने अर्थ विस्तार से एक सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से समासिक पद की विशेषता कौन सी है।
ये सवाल था। विकल्पों में था अर्थ विस्तार। तो समासिक पदों की या समास की एक विशेषता होती है कि उसमें अर्थ विस्तार होता है। समास की एक और विशेषता होती है कि उसमें अर्थ संकोच होता है। समास की एक और विशेषता होती है कि उसमें अर्थादेश होता है। ये तीन विशेषताओं के अलावा और कोई विशेषता समासिक पद में नहीं होती। बात पल्ले पड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कि समासिक पद की निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है, या अर्थ संकोच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मैंने एक सवाल लिखा, अर्थ संकोच, अर्थ संकोच, अर्थ संकोच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए बी सी डी। मैंने 4 टॉपिक लिख दिए भाई। संज्ञा, मैंने एक टॉपिक लिखा संधि, मैंने एक टॉपिक लिखा समास, और मैंने एक टॉपिक लिखा उपसर्ग। अब बताओ कि भाई अर्थ संकोच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सीधी सी बात है कि सर समास से है इसका संबंध, और क्या होगा। अर्थ संकोच समासिक पदों में होता है, अर्थ विस्तार होता है, अर्थादेश होता है। यानी मैं आपसे यह कह रहा हूं कि समस्त पदों की संरचना में कभी कभी अर्थ संकोच होता है, कभी कभी अर्थादेश होता है, और कभी कभी अर्थ विस्तार होता है। एक सवाल है ये आपका, मैं किसी ना किसी शिफ्ट में दिखा दूंगा कि अगर परीक्षक ने थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल पूछ लिए तो, ठीक है ना, उसका फेवरेट टॉपिक होता है ये। पीसीएस वाले अक्सर पूछते हैं, ठीक है ना। अगर परीक्षक थोड़ा सा सजग हुआ तो सवाल बना देगा, वो बना सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि सर अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, इससे पहले अभी हमने क्या सीखा था। इससे पहले सीखने का प्रयास किया था पद की प्रधानता, पद की प्रधानता। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है कि भाई पहला पद कब प्रधान होगा, या दूसरा पद कब प्रधान होगा, या दोनों पद कब प्रधान होंगे, या दोनों पद कब अप्रधान होंगे, या अर्थ संकोच क्या है, अर्थ विस्तार क्या है, अर्थादेश क्या है, कोई भी डाउट है क्लियर करो अभी। इसके बाद फिर सीधा पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे अब, यहां से शुरू होंगे समास, ठीक है ना। इस क्लास के बाद शुरू होंगे समास, और समास लगभग 3 क्लासेस में कवर होंगे। सर जी क्लियर। सर जी मुहावरे कितने नंबर के पूछता है। कम से कम 2 सवाल आते हैं लोगोक्ति और मुहावरे से, ठीक है ना। कितने सवाल आते हैं, 2। कितने सवाल आते हैं, 2। अब देखो थोड़ी सी गाइडेंस सुनो अपने लिए, थोड़ी सी गाइडेंस सुनो। टाटा सर, टाटा सर, अच्छा टाटा सर। अब देखो थोड़ी बहुत गाइडेंस सुनो अपने लिए। पहली गाइडेंस क्या कि कोई भी टॉपिक जब शुरू होना तो अच्छी बात है उसको अच्छे से समझना, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस नहीं हुए तो समानता दिक्कत भरी बात है। अगर आप मेरे हृदय से पूछे ना कि मैं आपके बारे में क्या सोचने का प्रयास करता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप में से हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, ठीक है ना। लेकिन क्या ये संभव है, बिल्कुल है, अगर आप खुद चाह लेंगे तो। और अगर आप खुद भी नहीं चाहेंगे ना साहब, तब तो बताओ मैं अकेला चाहकर फिर करूंगा ही क्या। आपको चाहना पड़ेगा। और आपको अभी पता नहीं है कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अभी किसी के परिवार में कोई पुलिस केस चल रहा है क्या, किसी के परिवार में या किसी ने कोई पुलिस केस चलता हुआ देखा है क्या। सर जी कुल समास अर्थ नहीं बताए थे सर। हाँ वो अभी कल शुरू होंगे, ठीक है ना, वो कल शुरू होंगे। नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा है ना तो उसे अभी दरोगा की पावर का एहसास नहीं है कि दरोगा कौन चीज होता है, ठीक है ना। जिस किसी ने देखा है कोई ना कोई केस, वह कांस्टेबल की भी पावर से वाजिब होगा कि कांस्टेबल किसे कहते हैं। दरोगा तो बहुत दूर की बात हो गई, कांस्टेबल किसे कहते हैं, हेड कांस्टेबल किसे कहते हैं, एएसआई किसे कहते हैं, और दरोगा किसे कहते हैं। ये जो लोग कांस्टेबल भर्ती होकर गए हैं ना, मेरा व्यक्तिगत मत है, देखो कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बताऊं। कांस्टेबल अप्रोक्स 15 सालों में हेड कांस्टेबल बनता है, और हेड कांस्टेबल 15 सालों में एएसआई बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अप्रोक्स 15 साल के बाद। और ये अप्रोक्स 10 साल के बाद बनता है सब इंस्पेक्टर। मतलब कोई कांस्टेबल जो है ना, अगर 18 साल की एज में लग गया
तो अप्रोक्स पूरे जीवन में उसके 2 या खींचकर 3 प्रमोशन होते हैं। वह हेड कांस्टेबल एएसआई पर तक ही सीमित होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी कम एज में जॉब लग गई तो लास्ट वह एसआई बन जाता है। क्या एसआई? आप डायरेक्ट एसआई की तैयारी कर रहे हो। किसकी? डायरेक्ट एसआई की। यानी कोई व्यक्ति अगर कांस्टेबल है, आप उससे लगभग 40 साल आगे हो, लगभग 40 साल आगे। इस बात की अहमियतता शायद आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करे कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको इससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है ना? इससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी है शायद आपको अभी उतना अंदाजा नहीं है। सजग रहो, जुझारू बनो। ठीक है ना? जुझारू बनो और थोड़े से ठीक रहो। ठीक है ना? चीजों को समझो। हर एक क्लास में ध्यान दो कि सर बोल क्या रहे हैं। विद्यार्थी को 2-3 जानवरों से ना कुछ सीखना चाहिए। 2-3 पशु पक्षी हैं, भले ही आप 5-10 मिनट मेरे ज्यादा ले लो, लेकिन इस बात को सुनो। देखो, सुनो, एक दो बातें हैं, उनको ध्यान से सुनो। 2-3 जानवर हैं। अब एक है सर जिसका नाम है हंस, जो कि मुझे बहुत प्रेरित करता है। एक हंस से हमें कुछ सीखना चाहिए। एक मछली से सर हमें कुछ सीखना चाहिए। और मछली के साथ साथ एक स्वाति पक्षी है, उससे हमें कोई सीखना चाहिए। स्वाति पक्षी है, उससे सीखना चाहिए। देखो, पहले इन 3 जानवरों से हमें सीखना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हंस से सर हमें क्या सीखना है, हंस के बारे में कहानियां चलती हैं कि अगर इस हंस को दूध और पानी मिलाकर दिया जाए, दूध और पानी मिलाकर दिया जाए एक पात्र में, तो वह उसमें से दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी लोक कथाएं चलती हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन अगर लोक कथा है तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं कि हंस को अगर दूध और पानी मिक्स करके दिया जाए तो उसमें से दूध को पीने का प्रयास करता है, पानी छोड़ता है। मैं इन बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यही गुण विद्यार्थी का होना चाहिए। विद्यार्थी को इस हंस नामक पक्षी से सीखना चाहिए। हम यहाँ पर जो खड़े होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कुछ अनर्थक बात निकल जाती है, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका आपके पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, या कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कि आपको थोड़ी सी कड़वी लगे। तो एक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि उसको उस पानी को तो छोड़कर चलना है, जो उसके काम की बात है उसको स्वीकार करना है। उसे केवल वही ग्रहण करना है जो कि उसके पाठ्यक्रम के आधार पर, बाकी की सब बातें साइड में करो। मैंने क्या कहा, किसी और सर ने क्या कहा, छोड़ो सब बातों को। आपके काम की बात क्या थी? आपके काम की बात थी कि सर हमें टॉपिक समझना था। केवल दूध पीने का प्रयास करना है, पानी छोड़ो। ठीक है ना? ये हमें हंस से सीखने का प्रयास करना है। ठीक। अगर मैं बातचीत करूं किसी की मछली की, कि वह एक मछली है, इससे हमें क्या सीखने का प्रयास करना है? मछली सर पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगर मैं इस मछली से जाकर कहूं कि अरे मछली, कि तुम क्या 50 रुपए के पानी में रह रही हो, चलो मैं तुमको 5000 वाले दूध के पात्र में रखने का प्रयास करता हूं कि तुम दूध में रहो। दूध श्रेष्ठ है कि पानी? कि सर दूध है श्रेष्ठ, दूध है कीमती। अगर मैं इस मछली से कहूं कि नहीं साहब, तुम पानी में नहीं, तुम 5000 रुपए की कीमत वाले दूध में रहो, तो क्या मछली इस दूध में जिंदा रह पाएगी? रह पाएगी? नहीं, नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मछली की स्वाभाविक प्रकृति इस पानी के साथ है, वह पानी के ही लिए बनी है। ये गुण आप में होना चाहिए। रील देखना या समानता, रील देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सही समय पर देखना ये सही है। ठीक है ना? मैं अगर आपसे कहूं कि ये एज है अभी आपकी ध्यान से समझने की या ध्यान से पढ़ने की, कोई अगर आपसे कहे कि चल भाई फिल्म देखने चलते हैं, खूब दे देखो, लेकिन सही समय पर। अभी आपके लिए जरूरी है कि इसी में रह रहना। चकाचौंध वाली दुनिया से थोड़ा सा पृथक, वो आपके लिए सही नहीं है। वो जिंदा खत्म कर देगी आपको। अगर ये मछली दूध में चली जाएगी ना, कुछ क्षण के बाद दम तोड़ देगी। ठीक है ना? दम तोड़ देगी। एक स्वाति है, एक क्या है? स्वाति पक्षी है। इसके बारे में एक मान्यता है कि समानता, ये जो स्वाति पक्षी है, ये जो बारिश की जो बूंदें होती है ना, केवल उन्हीं को ही पीने का प्रयास करता है, जमा हुए जल को नहीं पीता।
बारिश में केवल ये मुंह खोलकर खड़ा होता है और केवल उस बारिश की बूंदों को ही पीकर अपना काम चलाता है। कि यानी ये बाकी की चीजों से दूर रहने का प्रयास करता है। इसे केवल वही चीज चाहिए जो केवल और केवल क्या है, इसके काम की है। काम की मतलब जो इसको नीड है उस चीज की, ये गुण होना चाहिए विद्यार्थी का। कैसे कि मूल रूप से कि देखो 5 मिनट में ये ट्रिक, देखो ये ट्रिक, देखो ये उत्तर नहीं दोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उत्तर दो, बताओ बताओ, ये सब चीजें भ्रामक है, सब चीजें भ्रामक है। आपको केवल आपके उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए कि भाई केवल मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे लिए जरूरी है। ये चीज स्वाति नामक पक्षी से सीखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ये सब भ्रामक बातें हैं। लगभग ना के बराबर सिलेक्शन होते हैं ऐसे विद्यार्थियों के जो केवल हाय हुल्ला और ये सब की भाई उत्तर दो, ये करो वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने सीखा क्या है उससे फर्क पड़ता है। इस बात को जो जितना जल्दी समझ पाएगा ना वो उतना जल्दी मिलने भी आ पाएगा वर्दी में कि सर सही समय पर सही सलाह दे दी। अभी के लिए शायद ये बातें आपको थोड़ी सी ज्ञानवर्धक लगे कि अरे सर आप भी औरों की तरह ऐसे ही हमें समझा रहे हो, सभी लोग तो करते हैं। ये बात जीवन के अनुभवों पर आधारित है, ठीक है ना। जो मैंने मेरे जीवन से सीखा है ना, केवल वो बताने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। समझना ना समझना आपके ऊपर, मेरा काम है बताना, आपको झंझोरना, ठीक है ना, सही समय। और मैं आपको झंझोरता रहूंगा जब तक ये क्लास चलती रहेगी। जब आप थोड़ा बहुत पथ से दूर जाने का प्रयास या फिर मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हो, मेरा काम है कि आपको एक बार झंझोरना। संभलना ना संभलना ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। अगर आप ऑफलाइन होते तब तो हम आपको जबरदस्ती से समझा देते। अभी आप ऑनलाइन है, अभी आप राजा हैं कि आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक हो सकता है मैं समझाता रहूंगा सही समय पर, ठीक है ना। अभी आपके लिए सही समय है, सजग होना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।